मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं इरशाद सर। आज हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्लास 10th के लिए। फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं? ये वो प्रोसेस है जहाँ पर फ्यूजन होता है दो किस्म के गमीट्स का, यानी स्पर्म और ओवा का। ये क्या है? ये वो प्रोसेस है जहाँ पर फ्यूजन होता है दो किस्म के गमीट्स का, यानी स्पर्म और ओवा का। तो वहाँ से बनता है डिप्लॉयड जाइगोट। क्या बनता है बेटा? डिप्लॉयड जाइगोट। और ये फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है? ये फीमेल्स के ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब में, जैसे मैंने पिछले क्लास में भी कहा, उसके 4 पार्ट हैं और एम्प्यूला एक पार्ट है, उसके अंदर जो है फर्टिलाइजेशन होती है। कैसे फर्टिलाइजेशन होती है? मेल जो है, मेल डिस्चार्ज करता है अपने सीमेन फीमेल के वेजाइना में, और जो क्लोज होता है सर्विक्स के, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कपुलेशन, यानी कपुलेशन के प्रोसेस से। और इसको हम कहते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मतलब हुआ जहाँ पर मेल डिस्चार्ज करता है अपने सीमेन फीमेल वेजाइना के पास। और इंसेमिनेटिंग मटेरियल जो है वो विस्किड मिक्सचर होता है जिसको हम सीमेन कहते हैं। और क्वांटिटी जो है सीमेन की वो 3 to 4 ml होता है, जिसमें हमारे पास 80 to 100 मिलियन स्पर्मेटाजोआ होते हैं पर ml के अंदर, यानी एक सिंगल इजैकुलेशन के अंदर 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। ठीक है बेटा? और ये स्पर्म्स जो है प्रेजेंट जो होते हैं सीमेन के अंदर, ये ट्रैवल करते हैं एक लॉन्ग डिस्टेंस, पहुंचते हैं फैलोपियन ट्यूब में, और जैसे स्विम करते करते पहुंचते हैं। और बेटा यहाँ पर जो है नॉर्मली इसको 5 to 6 आवर्स लगते हैं स्पर्म को पहुंचने में साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन के अंदर। और ये एक्टिव रह सकती है मोर देन 24 आवर्स। ये एक्टिव रह सकती है मोर देन 24 आवर्स। जैसे मैंने कहा बेटा, फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं? ये वो प्रोसेस है जहाँ पर फ्यूजन होता है दो किस्म के गमीट्स का, यानी स्पर्म और ओवा का, जो एम्प्यूला में होती है, यानी ओविडक्ट का पार्ट है। ये मेल डिस्चार्ज करता है सीमेन फीमेल के वेजाइना में बाय प्रोसेस कॉल्ड कपुलेशन, और उसको हम कहते हैं इंसेमिनेशन। फर्टिलाइजेशन जो है, पिछले क्लासेस मैंने कहा फर्टिलाइजेशन दो किस्म की होती है, एक को हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। और यहाँ पर जो है बेटा स्पर्म्स जो है फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर जब हुआ, स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवा का न्यूक्लियस आपस में मिल जाते हैं, तो वहाँ से क्या बन जाता है? जाइगोट बन जाता है, जो सिंगल सेल होती है। यही जाइगोट जो है फिर रिपीटेड डिवीजन करता है, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन करता है, और उससे क्या हो जाता है? इंक्रीज्ड मास ऑफ सेल्स, यानी अपना सेल्स इंक्रीज करने के लिए वहाँ से क्या बनता है? एम्ब्रियो बन जाता है। और इस रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन को हम कहते हैं क्लीवेज। क्या कहते हैं बेटा? क्लीवेज। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। जब 4 से 5 दिन होते हैं, यानी 4 to 5 days ऑफ एम्ब्रियो, यानी 4 से 5 दिन का जब ये एम्ब्रियो हो जाता है, ये फिर सीधे यूट्रस के अंदर आ जाता है, तो वहाँ पर ये इम्प्लांट हो जाता है, यानी उसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। यानी बेटा यूट्रस के वॉल के साथ, माँ का यूट्रस जो है उसके वॉल के साथ ये चिपक जाता है। और 8 से 9 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमारे पास, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी 8 और 9 दिन जब फर्टिलाइजेशन को होती है, वहाँ पे स्पेशलाइज्ड टिश्यू फीटस का और यूट्राइन वॉल जो मदर का है बन जाता है। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? उसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहते हैं बेटा? प्लेसेंटा। सो क्या कहा मैंने? फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है जहाँ पर फ्यूजन होता है दो टाइप्स ऑफ गैमीट्स को, स्पर्म और ओवा को, यानी यहाँ न्यूक्लियस मिल जाते हैं, फिर जाइगोट बन जाता है, जाइगोट को क्लीवेज हो जाता है तो एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो फिर इम्प्लांट हो जाता है, फिर इम्प्लांटेशन के बाद प्लेसेंटा बनता है। प्लेसेंटा क्या है बेटा? ये वो कनेक्शन है एम्ब्रियो और यूट्राइन वॉल, जो माँ का यूट्रस होता है, और जिसके ज़रिए से न्यूट्रिएंट्स या यूजफुल सबस्टेंस फीटस के पास पहुँचते हैं मदर के खून से, और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो यूरिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो बाहर आ जाता है मदर्स ब्लड के थ्रू फीटस से। ठीक है बेटा? सो प्लेसेंटा क्या है? ये वो फिजियोलॉजिकल कनेक्शन है एम्ब्रियो और यूट्राइन वॉल जो मदर है, और इसी के ज़रिए से न्यूट्रिएंट्स या यूजफुल सबस्टेंसेस एंटर हो जाते हैं फीटस के अंदर फ्रॉम मदर्स ब्लड, और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो फीटस से आ जाते हैं वो खून, माँ के खून के ज़रिए से बाहर आ जाते हैं। तो उसके बाद बेटा
हम सब जानते हैं बेटा, हर एक इंसान को होता है नीचे यानी एब्डोमेन के नीचे थोड़ा बहुत हमारे पास होता है अम्बिलिकल कॉर्ड। ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो है ये क्या है, ये अराइज हो जाता है एम्ब्रियो के एब्डोमेन से। यही एक लिंक बनाता है एम्ब्रियो और प्लेसेंटा के दरमियान। जब एक बच्चा पैदा हो जाता है तो इसको कट किया जाता है। ठीक है बेटा, समझ आई बात। और यहाँ पर जो है अम्बिलिकल कॉर्ड के बाद जब एक कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाती है फीटस की, यानी इनिशियल स्टेज से, यानी बेटा जब एक बच्चा पैदा हो जाता है, जब से वो बर्थ करेगा, यानी जिस दिन से फर्टिलाइजेशन हो गई उसके बाद से जब से वो बर्थ करेगा, उसको हम कहते हैं गेस्टेशन। उसको हम क्या कहते हैं बेटा, गेस्टेशन। गेस्टेशन क्या हो गया, कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ फीटस फ्रॉम द इनिशियल स्टेज ऑफ कंसेप्शन टिल द बर्थ ऑफ यंग वन, उसको हम गेस्टेशन कहते हैं, या उसको हम प्रेगनेंसी भी कहते हैं। यानी बेटा ये वो टाइम है कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक, और ये कंप्लीट होता है 280 डेज में या बेटा 40 वीक्स में। नॉर्मली जो है हम 9 मंथ्स की बात करते हैं, लेकिन जो हमारे बायोलॉजी है, बायोलॉजी के अंदर वीकली देखी जाती है बच्चे के अंदर कितनी डेवलपमेंट हो जाती है। सो बेटा जब एक बच्चा डेवलप हो जाता है, यानी जब से वो कंसीव हुआ और जब तक वो बर्थ करेगा, बच्चा पैदा होगा, उसको हम प्रेगनेंसी कहते हैं या गेस्टेशन कहते हैं। सो बेटा ये टाइम कितना होता है, 280 डेज या 40 वीक्स। गेस्टेशन जब भी ख़त्म हो जाता है, गेस्टेशन के साथ ही फॉलो करता है बेटा पार्चुरेशन। जैसे मैंने पिछली क्लासेस में कहा, पार्चुरेशन क्या हो गया, ये वो एक्ट है, एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग द फुल टर्म यंग वन फ्रॉम मदर्स यूट्रस। यानी जब ये 9 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, 280 डेज कंप्लीट हो जाते हैं, तो एक माँ के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, यानी माँ को डिलीवरी होती है, और डिलीवरी होने को ही हम क्या कहते हैं, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन, ठीक है बेटा। अब बेटा बात हम करेंगे, अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, क्योंकि हर पिछले स्लाइड्स में भी हमने बात की कि फीमेल जो है हमारे पास एग एक मैच्योर रिलीज हो जाता है ऑल्टरनेटिव ओवरी से एवरी 28 डेज तक, और ये एग जो है मैच्योर होता है, और ये एग वेट करता होता है किसका, स्पर्म का। यानी यहाँ पे जब स्पर्म होगी, एग आपस में फ्यूजन होगा तो फर्टिलाइजेशन होगी। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, तो हमारे पास साइकिल होता है, जिस साइकिल का नाम है मेंस्ट्रुएशन साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम ह्यूमन ओवेरियन या सेक्सुअल साइकिल भी कहते हैं। सो बेटा यहाँ पर जो है ये वो रेगुलर, ये क्या है बेटा, ये हमारे पास ये वो साइकिल है जिसमें इवेंट्स होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर, यानी ओवरीज और यूट्रस के अंदर, और ये कंट्रोल करते हैं हमारे पास सेक्स हार्मोन्स हर एक 28 दिन के बाद। और जब ये साइकिल होता है तो इस साइकिल की माँ के यानी इस साइकिल की शुरू में क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, जिसको हम मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। सो हम किसको कहेंगे अब मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट इज़ अ रेगुलर फिजियोलॉजिकल चेंजेस फाउंड इन ह्यूमन फीमेल्स। यानी बेटा ये जो है हमारे पास एक वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो ह्यूमन फीमेल्स में पाई जाती है हर एवरेज में 28-29 दिन के बाद, और थ्रू आउट लाइफ, यानी लाइफ इनका मतलब ये हुआ जब ये एक लेडी मैच्योर हो जाती है, यानी एडोलिसेंट हो जाती है, तो उस टाइम पे इसको मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाती है, जिसको हम मीनार्की यानी मीनार्की कहते हैं, और ये 45 to 50 ईयर्स में एंड हो जाता है, उसको हम कहते हैं मीनोपाज। और प्रेगनेंसी के दौरान ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होता है। ठीक है बेटा, सो हमारे पास ये रेगुलर फिजियोलॉजिकल चेंजेस है जो एक ह्यूमन फीमेल्स में देखी जाती है एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ 28 to 29 डेज। ठीक है बेटा, सो इसमें क्या हो जाता है, ये साइकिल में ओवरीज में हमारे पास बेटा जब हमारे पास यानी फीमेल में प्रिपरेशन होती है, यानी फर्टिलाइजेशन की तैयारियां होती है, उसके लिए जो है बेटा ये जो है लाइनिंग जो है इनर वॉल जो यूट्रस का है, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो जो है
थिक हो जाता है, क्या हो जाता है, वो हाईली वेस्क्यूलर होता है और रेडी होता है कि वो रिसीव करे फीटस को। अगर जाइगोट फॉर्म नहीं हुआ, यानी अगर जाइगोट नहीं बना, वहाँ पर रिप्रोडक्शन यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, यही एंडोमेट्रियम जो है ब्रेक हो जाती है और जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाती है वेजिना के थ्रू। और इसी प्रोसेस को, इसी मैकेनिज्म को हम कहते हैं मेंसुरेशन। इसी में मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं बेटा, मेंसुरेशन। यानी if fertilization occurs and zygote is formed, then embryo is going to get implanted into the uterus. Until the birth of the child, neither any further egg is released from the ovary nor menstruation takes place. बेटा समझ आ रही है? यानी मैंने ये कहा कि अगर जाइगोट बना यानी जाइगोट अवेलेबल था तो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाएगा यूट्रस के अंदर, और जब तक माँ के पेट के अंदर बच्चा है ना कोई एग रिलीज होगा ना ही मेंस्ट्रुएशन होगी। लेकिन अगर जाइगोट नहीं हो बना, जाइगोट था ही नहीं, तो क्या होगा, ये एंडोमेट्रियम जो है यानी जो अंदर वाली लाइनिंग है ये ब्रेक हो जाएगी और उसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाएगी। इसकी वजह से क्या हो जाती है, ब्लीडिंग। और पहला जो है बेटा, जैसे मैंने कहा फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, जब एक बच्ची प्यूबरिटी यानी बालिग हो जाती है तो उसको पहला जो होता है, पहली बार जब उसको मेंस्ट्रुएशन होती है उसको हम कहते हैं मीनार्की। किसको कहते हैं बेटा, इसको ग्रीक वर्ड मैन से निकाला यानी मंथ, आग हो गया बिगनिंग, यानी ये फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है जो एक बच्ची को 10 से 12 साल की उम्र में होता है। उसके बाद बेटा ये जो है बेटा फिर एंड हो जाता है, यानी जब सीजेशन होती है मेंस्ट्रुएशन की तो उसको हम मीनोपाज कहते हैं। मीनोपाज जो है बेटा, ये हमने ग्रीक वर्ड मैन मंथ, पॉसिस मीन्स हो गया एंडिंग, यानी इसमें जो है पूरी तरीके से सीज हो जाते हैं मेंस्ट्रुएशन, जो कि 45 to 50 ईयर्स की एज में हो जाता है। यानी जो ये साइक्लिक इवेंट्स हैं जो स्टार्ट होते हैं एक मेंस्ट्रुएशन से दूसरे मेंस्ट्रुएशन तक, उसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। क्या कहा बेटा मैंने, द साइकिल ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल कैसे हम देखते हैं, इज कैरेक्टराइज्ड बाय ये जो है प्री वेजाइनल डिस्चार्ज और इरोडेड एंडोमेट्रियल लाइनिंग अलोंग विद सम ब्लड। ठीक है बेटा। सो बेटा जैसे मैंने कहा इसको हम मार्क करते हैं किसकी वजह से, ब्लीडिंग से या मेंस्ट्रुअल फ्लो की वजह से। ठीक है बेटा। सो बेटा मेंस्ट्रुएशन जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है यानी ये मेंस्ट्रुएशन जो है, इसमें 4 फेजेस हैं हमारे पास। एक को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरे को हम कहते हैं फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज, तीसरे को हम कहते हैं ओव्यूलेटरी फेज और चौथे को हम कहते हैं सिक्रीटरी फेज और ल्यूटल फेज। ठीक है बेटा, समझ आई बात। सबसे पहला वाला फेज जो है, पहला वाला फेज उसको हम क्या कहते हैं बेटा, यानी मेंस्ट्रुएशन फेज, यानी इस फेज को हम मेंसेस भी कहते हैं या इसको हम ब्लीडिंग भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम मेंसेस भी कहते हैं और इसको हम ब्लीडिंग भी कहते हैं, ब्लीडिंग फेज भी। ये पहला फेज है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का या सेक्सुअल साइकिल का ह्यूमन फीमेल्स में, जो 3 से 5 दिन तक रहता है, 3 से 5 दिन तक रहता है। यहाँ पर क्या होता है बेटा, जो प्रोडक्शन होती है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, और यहाँ पर जो है ल्यूटेनाइज यानी प्रोडक्शन जो है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है वो कम हो जाता है। तो जब ये कम हो जाता है इसकी वजह से डिजेनरेशन होती है कार्पस ल्यूटियम की, और एक हार्मोन है बेटा जिसको हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, वो भी क्या हो जाता है, डिजेनरेट हो जाता है, और उसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन भी रिड्यूस हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन और एक हार्मोन है वो भी रिड्यूस होता है। यानी इसका मतलब है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, कार्पस ल्यूटियम और प्रोजेस्टेरोन जो है ये तीनों हार्मोन ज़रूरी है एंडोमेट्रियल लाइनिंग को थिकनेस बरकरार रखने के लिए। जब वहाँ पर जाइगोट था ही नहीं तो ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी से रिड्यूस हो गया, इसकी वजह से डिजेनरेशन हो गई कार्पस ल्यूटियम की और प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्शन भी रिड्यूस हो गई, और उसकी वजह से क्या हो गया, एंडोमेट्रियम जो है यूट्रस की ये ब्रेक हो गई और मेंस्ट्रुएशन शुरू हो गई। और यहाँ पर जो सेल्स हैं एंडोमेट्रियम की सिक्रीशन है, उसमें ब्लड है और अनफर्टिलाइज्ड ओवा जो है, ये सारी चीज़ें हैं। यानी इसका मतलब हुआ अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई यानी यहाँ पर सेकेंडरी oocyte जो है इसको क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, और इसकी वजह से हमारे पास यूट्राइन लाइन जो है, यूट्राइन लाइनिंग मर जाएगी इनकी वजह से यानी प्रोजेस्टेरोन की वजह से। और यही जब क्या ब्रेक हो जाते हैं इसी को हम क्या कहते हैं बेटा,
इसी को हम कहते हैं ब्लीडिंग। इवन मेंस्ट्रुएशन को हम कहते हैं, डिस्क्राइब करते हैं एज फ्यूनेरियल ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग और वीपिंग ऑफ यूट्रस फॉर द लॉस्ट एग। क्या कहा बेटा मैंने? मेंस्ट्रुएशन इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज फ्यूनेरियल ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग और वीपिंग ऑफ यूट्रस फॉर द लॉस्ट एग। उसके बाद बेटा क्या होगा बेटा? उसके बाद हमारे पास बढ़ता है दूसरा फेज जिसको हम कहते हैं फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज। इस फेज में जो है यूजुअली 6th डे से 13th डे तक आ जाता है 28 साइकिल में। इसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको सिक्रीट करता है एंटीरियर लोब जो पिट्यूटरी ग्लैंड का है, ये स्टिमुलेट करता है इन ओवेरियन फॉलिकल्स को वो सिक्रीट करे एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है वापस स्टिमुलेट करता है प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्राइन वॉल, यानी बेटा अब फिर से तैयारी हो जाती है एंडोमेट्रियम की थिकनिंग की। सो इसके लिए जो है यहाँ पर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो सिक्रीट करता है, यानी वो स्टिमुलेट करता है ओवेरियन फॉलिकल्स को, यानी जिनको हम ग्राफियन फॉलिकल्स भी कहते हैं, उनको सिक्रीट करने के लिए एस्ट्रोजन स्टिमुलेट करता है एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन, और इसकी वजह से थिक हो जाती है, और इसकी वजह से बेटा यानी इनकी इंक्रीज हो जाते हैं यूट्राइन ग्लैंड्स और ब्लड वेसल्स। जब ये थिकनेस वापस आ जाती है तो 14th डे पे क्या हो जाता है बेटा? 14th डे पे यहाँ पर एग रिलीज होता है, यानी दोनों ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है पीक लेवल करते हैं, और यहाँ पर रैपिड सिक्रीशन जो है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की, उसकी वजह से क्या हो जाता है? रप्चर हो जाता है, यानी ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, वहाँ से रिलीज ओवा होता है। रिलीज क्या हो जाता है बेटा? एक एग रिलीज होता है, ओवम होता है। इसी प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? ओव्यूलेशन। यानी मैंने कहा ओव्यूलेटरी फेज में दोनों ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है अटेन करेंगे पीक लेवल, यानी साइकिल के मिडल में, यानी 14th डे पे माना जाता है। इसीलिए यहाँ पर जब रैपिड सिक्रीशन हो जाती है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की, वो क्या करता है? वो इंड्यूस करता है रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, यानी ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाते हैं, वहाँ से रिलीज होता है ओवम, और इस प्रोसेस को, इस होने को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। इस होने को हम क्या कहते हैं बेटा? ओव्यूलेशन। क्लियर बेटा? यानी यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है बेटा फैलोपियन ट्यूब में, तो यहाँ पर थिकनिंग हुई होती है, तो यहाँ पर जो है इम्प्लांटेशन। फिर इसीलिए कहा जाता है बेटा चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है ज़्यादा होते हैं 11, 12, 13, 14, यानी इन डेज पे यानी फर्टिलाइजेशन का होना ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर हमारे पास बेटा यानी फर्टिलाइजेशन होगी, यानी अगर फ्यूजन होगा दो गैमीट्स का। लास्ट वाला फेज जो है उसको हम कहते हैं ल्यूटल फेज या सिक्रीटरी फेज। ये फेज जो है ये नॉर्मली कब से होता है? 15 से 28 डेज में। यहाँ पर पीक जो है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की और इसके साथ प्रोलैक्टिन हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टिमुलेट होता है। ये क्या करते हैं बेटा? ये फॉलिकुलर सेल्स जो है एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकुलर सेल्स को वहाँ पर क्या बनाते हैं? ये एक येलो बॉडी बनाते हैं जिसको हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम, और कार्पस ल्यूटियम जो है सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन। क्या कहा मैंने? इस फेज में बेटा यूजुअली इस फेज में क्या होता है? ये 15 से 28 दिन तक होता है। जब यहाँ पीक होती है लेवल ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की पीक होती है और प्रोलैक्टिन हार्मोन की भी जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आ जाता है, तो ये स्टिमुलेट करते हैं फॉलिकुलर सेल्स जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल के हैं, क्योंकि वहाँ से तो एग निकला हुआ है। ये उनको क्या करते हैं? वो इनको बनाते हैं वहाँ पर एक येलो बॉडी जिसको हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। वो कार्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन फिर से स्टिमुलेट करता है किसको बेटा? यूट्राइन ग्लैंड को, ताकि वो प्रोड्यूस करे ये जो है इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ वाटरी म्यूकस। और सिक्रीटरी फेज में यहाँ पर जो है सिक्रीशन हो जाती है म्यूकस की भी, और यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन जो है अभी एसेंशियल है मेंटेन करने के लिए जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग हो गई है। सो बेटा अगर यहाँ पर अभी प्रोजेस्टेरोन की ज़रूरत थी, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की ज़रूरत थी, कार्पस ल्यूटियम की ज़रूरत थी इस एंडोमेट्रियम लाइनिंग को और मोटा करने के लिए, अगर यहाँ पर बेटा अभी फर्टिलाइजेशन हो रही है तो यहाँ पर क्या होगा? इम्प्लांटेशन होगी, यानी एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फीटस बन सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर फिर से क्या हुआ? ये
फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, फिर से जो है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जब नहीं हो गई, कार्पस ल्यूटियम फिर से डिजेनरेट हो गया, इसकी वजह से डिसइंटीग्रेट हो जाएगी फिर से एंडोमेट्रियल लाइनिंग, और इससे जो है और एक साइकिल फिर से शुरू हो जाता है जो मंथली बेसिस पे होता है। या मैं दूसरे अल्फाजों में ये कह सकता हूँ, मेंस्ट्रुअल फेज जो 1 से 5 डेज तक रहता है, इसमें एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है ब्रेक हो जाती है, मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाती है, और जो सेल्स हैं एंडोमेट्रियल सिक्रीशन की, उसमें ब्लड होता है, अनफर्टिलाइज्ड ओवम होता है, यही हमारे पास मेंस्ट्रुअल फ्लो बनाते हैं। तो बेटा इस तरीके से हमारे पास दूसरा फेज जो है जो 6 से 13 डेज तक रहता है, फॉलिक्यूलर फेज यानी प्रोलिफरेटिव फेज, इसमें एंडोमेट्रियम जो है वापस रीबिल्ड हो जाती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीशन और एस्ट्रोजन सिक्रीशन जो है इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जब 14th डे आता है, दोनों ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन भी और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी अपनी अटेन करता है पीक लेवल, और कंसंट्रेशन जो है एस्ट्रोजन ब्लड के अंदर भी हाई होती है और ये भी अपने पीक पे पहुंचती है, तो उसकी वजह से रप्चर हो जाते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स, वहाँ से ओवम रिलीज हो जाता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। और लास्ट वाला फेज जो है ल्यूटल फेज या सिक्रीटरी फेज, ये 15 से 28 दिन तक होता है। ये क्या हो जाता है, जब कार्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट कर लेता है, जब ये कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है, उसकी वजह से एंडोमेट्रियम फिर से थिक हो जाती है और यूट्राइन ग्लैंड जो है सिक्रीटरी हो जाते हैं। और अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुई तो एक माँ बहन जो है प्रेग्नेंट कहलाएगी। अगर ये नहीं हुआ, फिर से फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फिर से जो है नया साइकिल फिर से शुरू हो जाएगा। बेटा समझ आया बात, समझ आई बात? ये था बेटा हमारे पास जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन बेटा अब एक माँ बहन को यानी प्रेग्नेंट रहने के लिए यानी रिप्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव हेल्थ होना ज़रूरी है। यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब हो गया टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स, यानी हर तरीके से इंसान अच्छा होना चाहिए, यानी फिजिकली भी, इमोशनली भी, सोशली भी और बिहेवियरल भी। हर एक इंसान को जो है हर तरीके से वो फिट होना चाहिए और उसको भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। और इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्या हो जाता है बेटा, ये इंश्योर करता है, ये रिस्पॉन्सिबल, सेफ, और बेटा इसी से हमारे पास जो है सेटिस्फाइंग रिप्रोडक्टिव लाइफ हो सकती है। और कुछ एस्पेक्ट्स जो हैं हमारे पास ज़रूरी हैं, हमें इसके अंडर पढ़ने हैं। यानी ओवर पॉपुलेशन, इसी रिप्रोडक्शन की वजह से ओवर पॉपुलेशन भी होता है, ये कि जो एक इल इफ़ेक्ट है या एक मेथड है जिसको हमें चेक करना चाहिए। या हमें नॉलेज होनी चाहिए किसके बारे में, हमें नॉलेज होनी चाहिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में और सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में भी हमें मालूमात होना चाहिए। और हमारे पास अवेयरनेस होनी चाहिए रिप्रोडक्शन की और सेक्स एजुकेशन की भी हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए। और हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस की, यानी कौन से यानी बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस ही हम इस्तेमाल करेंगे जिसकी वजह से हम पॉपुलेशन को कंट्रोल रख सकते हैं। और हमें पता होना चाहिए केयर मदर को कैसे करना है, बच्चे को केयर वो भी पता होना चाहिए। और हमारे पास प्रिवेंट करना चाहिए, यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्स एब्यूजेस एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स जो भी है उनसे हमें परहेज कैसे करना है। दीज कम्स अंडर ऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है बेटा। सो बेटा हमें पता ही है कि जैसे मैंने कहा कि हमें पता है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, क्योंकि अभी देखो इंडिया जो है नंबर 2 पे पॉपुलेशन में है। इंडिया जो है पहली कंट्री है जिसने अडॉप्ट की फैमिली प्लानिंग एज पर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम 1951 में जो है बेटा इन्होंने क्या किया है, एडाप्ट की फैमिली प्लानिंग। और उत्तर प्रदेश एक स्टेट है जहाँ पर लार्जेस्ट स्टेट है वो, जहाँ की इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उधर ही है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या करना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कैसे हम बर्थ को कंट्रोल करें, यानी वो रेगुलेशन ऑफ कंसेप्शन बाय प्रिवेंटिव मेजर्स और डिवाइसेस टू कंट्रोल द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड बर्थ कंट्रोल। यानी बेटा हमारे पास ये रेगुलेशंस यानी कंसीव करने
करने का, प्रिवेंट करना, क्या मेजर्स हम उसके लिए ले लेंगे, क्या डिवाइसेस का हम इस्तेमाल करेंगे जिससे ऑफस्प्रिंग नहीं होगा, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, बर्थ कंट्रोल। और उसके लिए हमारे पास जो है प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए कुछ कंट्रासेप्शंस का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बैरियर मेथड है, केमिकल मेथड है, या इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस है, या नेचुरल मेथड है, या सर्जिकल मेथड्स हमारे पास हैं। तो हमारे पास जो है बेटा बैरियर मेथड्स में यानी हमारे पास फिजिकल डिवाइसेस हम इस्तेमाल करते हैं प्रिवेंट करने में स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, या बेटा हमारे पास केमिकल मेथड्स में हम यानी हमारे पास जो है टैबलेट्स का इस्तेमाल या कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास स्पर्म्स को किल किया जाता है या इमोबलाइज किया जाता है, यानी उनकी मोबिलिटी मूवमेंट ख़त्म हो जाती है और इंसान एक फीमेल प्रेग्नेंट नहीं रहता है। और या हमारे पास एक वैसे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस है जो कॉपर के बने हैं या प्लास्टिक के या स्टेनलेस स्टील के, जो डॉक्टर को इस्तेमाल करके यानी डॉक्टर का कंसल्ट लेके यूज़ किया जाता है, या नेचुरल मेथड्स से इंसान जो है बेटा बचा सकता है, या सर्जिकल मेथड्स में हमारे पास दो आते हैं, एक को हम कहते हैं वैसेक्टोमी, दूसरे को हम कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी जो है बेटा दिस इज़ अ स्मॉल सर्जिकल ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन मेल्स। इसमें क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है स्मॉल पोर्शन ऑफ स्पर्म डक्ट्स, यानी वास डिफरेंस का जो है पोर्शन रिमूव किया जाता है सर्जिकल ऑपरेशन से, और इसके बाद जो है बेटा उसको थ्रेड से टाई किया जाता है, यानी इस पार्ट को एंड को टाई किया जाता है ताकि ये स्पर्म्स को बाहर आने ना दे। और ऐसे मेथड को हम क्या कहते हैं, वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी क्या हो गया बेटा, दिस इज अ स्मॉल सर्जिकल ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन मेल्स। यहाँ पर क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है स्मॉल पोर्शन स्पर्म डक्ट का यानी वास डिफरेंस का, और उसको फिर टाई किया जाता है यानी थ्रेड से बांधा जाता है ताकि वहाँ से क्या हो बेटा, स्पर्म बाहर ना आए। दूसरा जो है उसको हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ट्यूबेक्टोमी भी जो है सर्जिकल ऑपरेशन है जो फीमेल्स को किया जाता है। यहाँ पर क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है स्मॉल पोर्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब, यानी ओविडक्ट का स्मॉल पोर्शन किया जाता है रिमूव, और कट एंड को फिर टाई किया जाता है ताकि ये प्रिवेंट करेगा एग को, ये एग को एंटर नहीं करने देता है किसके अंदर, यूट्रस के अंदर, वहाँ से स्पर्म को नहीं निकलने देता है, उसको हम कहते हैं वैसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में हमारे पास ये जो है यानी फेलोपियन ट्यूब के अंदर एग नहीं जा सकता है। और बेटा सर्जरी जो है कैन बी ऑल्सो यूज जो है इसके बगैर भी हमारे पास, या हमारे पास बेटा और एक टर्म है जिसको हम कहते हैं एबॉर्शंस। एबॉर्शंस कहते हैं बेटा जब अगर किसी को बच्चा सही नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम्स है, तो उसको डॉक्टर फिर रिकमेंड करते हैं उस बच्चे को अबॉर्ट करना यानी उसको रिमूव किया जाता है, उसको कहते हैं MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यानी बेटा ये मेथड जो है यहाँ पर अगर इलीगली किसी पे कुछ गड़बड़ हो गया, इस तरीके से हमारे पास ये चीज़ें आती हैं। और एक चीज़ है बेटा जो आपको हायर क्लासेस में पढ़ने हैं जिसको हमारे पास एमिनोसेंटेसिस कहते हैं। एमिनोसेंटेसिस भी ये एक फ्लूइड है बेटा, यहाँ पर भी जो है ये एक फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन है या एक डिसऑर्डर टेस्ट है जहाँ पर हम क्या देखते हैं, एमाइनेटिक फ्लूइड जो क्रोमोसोमल पैटर्न, एमाइनेटिक फ्लूइड जो इस डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर एक फ्लूइड होता है उसको हम एमाइनेटिक फ्लूइड कहते हैं, और उसको टेस्ट किया जाता है। और वहाँ पर हम देखते हैं इस टेस्ट से हम ये भी देख सकते हैं कि सेक्स ऑफ द इन्फेंट, या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एबनॉर्मेलिटीज़, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़, या कोई बायोकेमिकल या एंजाइमेटिक एबनॉर्मेलिटीज़। लेकिन बेटा यहाँ पर जो है ड्यू टू फीमेल फीटिसाइड ये जो है बैन किया गया है, लीगली बैंड है, किसमें, हिंदुस्तान में। उसके बगैर बेटा हमें बात करनी है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की, यानी ये वो इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो स्प्रेड होती है एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के तक, किसके ज़रिए, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए। ह्यूमन बींग्स जो है सफ़र होते हैं लगभग 30 टाइप्स के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, नॉर्मली कॉज होते हैं बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से या वायरसेस। लेकिन कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है, एक हमारे पास है गोनोरोही, या हमारे पास है सिफिलिस, या हमारे पास है एड्स बेटा, जो हमारे पास
ये डिजीज़ होती है। यानी गोनोराही जो है ये बैक्टीरियम से होती है, उसका नाम है नज़ीरिया गोनोराही, और इसकी वजह से जो है विक्टिम को बर्निंग सेंसेशन हो सकती है या पेन होती है ड्यूरिंग यूरिनेशन। इसी तरीके से सिफिलिस जो है ये ट्रिपोनीमा पैलिडम से होती है, ट्रिपोनीमा पैलिडम, और इसकी वजह से भी जो है बेटा यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो सकती है। या एड्स जो है वो कॉज होती है वायरस से, जिसका नाम है HIV। ठीक है बेटा। सो बेटा आपने ऑलरेडी क्लास 9th में भी पढ़ा है सिम्टम्स ऑफ एड्स कैसे होते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम होती है। तो December 1 जो है सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एड्स डे, ताकि हमें इस स्प्रेड जो है इंफॉर्मेशन बचाने के लिए बचानी है। तो इसी तरीके से बेटा हमें ये बात भी रखनी है याद में कि जो भी हमें जो लेडी प्रेग्नेंट रही है अब उसका कैसा हेल्थ रहना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। देखो बेटा हमारे पास अक्सर देखा जाता है कि माल न्यूट्रिशन यानी लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन या स्ट्रेस अगर हुआ प्रेगनेंसी के दौरान, ये हेल्थ को ख़त्म कर लेती है, यानी एक वुमेन के हेल्थ को बहुत तरीके से नुकसान पहुंचा देती है। तो इसीलिए हमारे पास अगर हम मेंबर है फैमिली के, या हमें ज़रूरी है, हमें ये देखना है हमें न्यूट्रिशियस, हाईली न्यूट्रिशियस या इजीली डाइजेस्टेबल फूड देना है, और हमें उस माँ बहन को स्ट्रेस से दूर रखना चाहिए। यानी अगर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई डिस्प्यूट है वगैरह है, इससे हमें अलग रखना चाहिए। तो उसलिए वुड बी मदर्स जो है उनको हैवी डोजेज नहीं लेने चाहिए उन मेडिसिन को जो प्रॉबेबली उस वक्त पे प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं दिए जाते हैं, या सिगरेट स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए उसकी वजह से फीटस को नुकसान पहुंच सकता है, या शराब नहीं पीना चाहिए और ये अवॉइड करना चाहिए। ये भी हमारे पास फीटस के अंदर अल्कोहलिक सिंड्रोम या मेंटल रिटार्डेशन भी कर सकता है। या हमारे साथ बहुत सारे जो है बर्थ्स जो है इंसान को लिमिटेड रखने चाहिए, एक स्पेस देनी चाहिए, यानी अगर किसी को 2 बच्चे रखने हैं तो उनमें बीच में जो है अच्छी खासी गैप मेंटेन करनी चाहिए, और अच्छा खासा सफिशेंट और बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस डाइट देना चाहिए एक प्रेग्नेंट लेडी को भी और लैक्टेटिंग वुमेन को भी। लैक्टेटिंग वुमेन हो गई जिसको जो बेटा हम कहते हैं जो एक प्रेग्नेंट लेडी होती हैं। सो बेटा अगर आपको याद होगा इस चैप्टर को मैंने जब शुरू किया, इस चैप्टर का नाम है हाउ डज ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो इसमें मैंने पहले ही बता दिया था आपको रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं, एसेक्सुअल प्रोडक्शन किसको कहते हैं, सेक्सुअल प्रोडक्शन किसको कहते हैं। एसेक्सुअल प्रोडक्शन में मैंने आपको फिशन के बारे में पढ़ाया, फ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ाया, रीजनरेशन के बारे में पढ़ाया, बडिंग के बारे में पढ़ाया, स्पोर फॉर्मेशन के बारे में पढ़ाया, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने क्या पढ़ा, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में हमने देखा स्टोल्स, बड्स, कॉम्स, राइजोम्स, बल्ब्स, ट्यूबर्स, सकर्स। या आर्टिफिशियल में हमने देखा कटिंग, लेयरिंग या ग्राफ्टिंग। ठीक है बेटा। इसी तरीके से सेक्सुअल प्रोडक्शन हमने फ्लावरिंग प्लांट्स में देखा, फ्लावर में कैलेक्स होता है, करोला होता है, स्टैमेन होता है, कार्पल होता है। या प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन में हमने देखा पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन या पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। पॉलिनेशन में हमने सेल्फ पॉलिनेशन देखी, क्रॉस पॉलिनेशन देखी, फर्टिलाइजेशन, सीधे फ्यूजन, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमने देखा ओवरी बनाती है फ्रूट, ओव्यूल बनाता है सीड। तो ह्यूमंस के अंदर हमने देखा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने देखा टेस्टिस, सेक्रोटम, वास डेफरेंस, एपिडिडाइमस, यूरेथ्रा, पेनिस, और एक्सेसरी ग्लैंड्स में हमने सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, काउपर्स ग्लैंड। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने देखा ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना, और एक्सेसरी ग्लैंड्स में बार्थोलिन्स ग्लैंड और मेमरी ग्लैंड। सो उसके बाद बेटा हमने देखा कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो मेंस्ट्रुएशन होता है, और उसके बाद हमने देखा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, जहाँ पर हमने सेवरल सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और कंट्रासेप्शंस के बारे में, सर्जिकल मेथड, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, IUSD या नेचुरल मेथड्स के बारे में बात की, और वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी के बारे में बात की। आई होप बेटा सबको समझ आया। जिसको भी कहीं पे भी कोई भी डाउट हो वो हमें बता सकता है या हमें कॉल करके डाउट क्लियर कर सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं बात करूँगा हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स की। टिल देन अस्सलाम वालेकुम।